बिल्कुल, मौलाना साहब ने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। इसीलिए इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि जो जो रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी होंगी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो वक्फ ने लीगली अपने नाम रजिस्टर करा रखी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर जहां सिर्फ दावे हैं और आपके पास कोई कागज नहीं है, चूंकि ऐसा एक्ट में प्रावधान था कि अगर उन्हें लगता है ये वक्फ की है, तो मैं मौलाना साहब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि अंबानी जी का मकान वक्फ की प्रॉपर्टी है जो किसी मुगल जमाने में वक्फ को डोनेट की गई थी। तो मैं पूछना चाहता हूं 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद महाराष्ट्र पर मुगलों का कंट्रोल एकदम खत्म हो गया था, टोटल मराठों का कंट्रोल था और राजधानी जो थी वो पुणे थी, सतारा थी। ये बताइए, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1818 में एंग्लो मराठा वॉर में जीतकर कंट्रोल कर लिया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी जिसमें आज का पूरा महाराष्ट्र और गुजरात आता था, उसका सेंटर जो था, राजधानी वो बॉम्बे थी, आज की मुंबई। मेरे भाई, उसके किसी रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा है क्या कि वक्फ की लैंड थी? तो गजब है साहब, 1707 से लेकर 1947 तक 240 साल जब कंट्रोल ही नहीं रहा, तो उस हुकूमत की लेजिटिमेसी क्या है जिसके फरमान पे आप कह रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा, अगर जब ब्रिटिशर्स ने पावर ट्रांसफर की भारत को, यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट को, अगर ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में किसी जमीन को बतौर वक्फ एंटर किया गया तो कोई बात नहीं, आपका दावा बनता है। यदि एंटर ही नहीं किया गया तो भाई वो मुगलों के जमाने का फरमान ये 240 साल के गैप के बाद लागू कैसे हो गया, जरा मुझे बता दीजिए। और याद करिए, जब ताजमहल पे क्लेम किया था, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था, शाहजहां के जमाने का फरमान ला के दिखाइए तब मानेंगे, और दावा खारिज हो गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं साहब, वो फरमान तो दिखाइए जिसके बेस के ऊपर उस लैंड का क्लेम है, या सिर्फ मैंने कह दिया जैसे बादशाह सलामत ने जिस नजर उठा दी वो जमीन उनकी हो गई। ऐसा नहीं, संविधान से चलेगा ना। नहीं, आदत वही है। अंसार रजा साहब, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का वो, तो आप बीजेपी का भूल जाते हैं 1980 में मिर्जा सिकंदर वक्त भी थे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी, ये परसेप्शन बनाया गया है कि मुसलमान की नुमाइंदगी मुसलमान ही कर सकता है। क्या जाट की नुमाइंदगी सिर्फ जाट कर सकता है? नहीं, मैं बता रहा हूं, आप मुझे ये बताइए, आप आप एक बिजनेस हाउस छोड़ नहीं, आप सिर्फ अंबानी के घर पे अटके। वक्फ ने तो प्रधानमंत्री का घर नहीं छोड़ा, वक्फ ने तो देश की संसद नहीं छोड़ी। मैं तो एक बात जी, नहीं, अंसार रजा साहब बोलिए ना। सर सुन लीजिए, अंबानी का घर तो छोटा है, संसद थोड़ी है। जो लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं जी, सर, जो लोग इस तरह के दावे करते हैं उनसे पहले गर्दन पकड़ के उनसे प्रूफ मांगना चाहिए। खाली हाईलाइट होने के लिए ये कह देना कि रिपब्लिक भारत का स्टूडियो वक्फ की जमीन है, इस तरह से नहीं चलता। अभी आपने कहा है कि जो बयान दिया गया है, तो मुझे एक बात बताइए, 3 बयान मैं आपको अभी गिनवाता हूं। मुझे पता है कि सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत दानिश्वर आदमी हैं, कहां बात को ले जाना है, सवाल क्या होता है उसका जवाब वो नहीं देते हैं, वो इधर से उधर ले जा करके देश में एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि सारी गलती मुसलमानों की है। 3 बयान मैं आपको सुनवाता हूं। एक बयान है माननीय गृह मंत्री साहब का, जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि इस वक्फ में जो कमेटी बनेगी उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, और किरण रिजिजू जी साहब ने कहा है कि इसमें गैर मुस्लिम भी होंगे, उसी पार्लियामेंट में। तो मुझे यह बताइए कि इन दोनों में किसका बयान को हम सही माने। दूसरी चीज, आपने कहा कि यह सरकार बदल गई, उसका राज बदल गया, उसका राज बदल गया। क्या वक्फ की जमीन जिसने दान कर दी है, क्या सरकार बदलने के बाद, राज बदलने के बाद वो बदल जाएगी? क्या औकाफ नहीं रहेगी, वो वक्फ नहीं रहेगी, वो जो जिसने दे दी है वो नहीं रहेगी? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, वो रहेगी या नहीं रहेगी? एक आदमी 1000 साल पहले 5 एकड़ जमीन गरीबों के नाम दान करके चला गया। अब सुधांशु त्रिवेदी जी राजा हो गए, तो सुधांशु जी गरीबों के नाम करो ना, उस पे मॉल मत बनाओ। अब हम राजा हो गए हैं, अब इस जमीन का कोई सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। ओके, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, गरीबों के नाम करिए तो गरीबों के लिए कुछ करो, उस पे 5 सितारा होटल मत बनाओ। सुधांशु जी अब एकदम टेक्निकल जवाब देता हूं। ओके, सुधांशु जी इसका बिल्कुल टेक्निकल जवाब संक्षेप में देता हूं। यही तो मौलाना साहब कहा कि वो किस मुगल बादशाह ने जान किया था, वो फरमान दिखा तो दीजिए कि ये लैंड थी और कंसिस्टेंट ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ये जमीन है। अगर नहीं है तो फिर दावा कैसे हो गया? बस हमने कहा था कि ये मान लिया जाए, कहीं लिखा था तो मान लिया जाए, लिखा नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में होना चाहिए कि ये जमीन। दूसरी बात मैं अदब से पूछना चाहता हूं मौलाना साहब, वो तो मुगलों की वो हुकूमत थी जो जजिया लगाती थी,
जो जिम्मी का कॉन्सेप्ट रखी थी, यानी मुस्लिम गैर मुस्लिम जो प्रजा है वो जिम्मी मानी जाती थी, जो गाजी का कॉन्सेप्ट रखती थी। ये वो मुगल सरकारें हैं जो बगदाद के खलीफा का खुतबा पढ़ते थे। ये फॉरेन रूल थे, मतलब जो अंग्रेज दे गए थे तो फिर भारत को ट्रांसफर क्या हुआ था? ये थोड़ी कि क्वीन एलिजाबेथ की मूर्ति लगी थी तो मूर्तियां लगी रहेगी। इंडिया गेट के ऊपर अगर किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी थी तो इंडिया गेट किंग जॉर्ज का ही रहेगा, चूंकि आज तक लिखा हुआ है ना। साहब, मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब के संविधान में क्या उन हुकूमतों के फरमान वाजिब माने जाएंगे जो जजिया, जिम्मी और गाजी का कॉन्सेप्ट रखते थे? तो दोनों बातें, एक तो रिकॉर्ड दिखा दीजिए और दूसरा ईमानदारी से कह दीजिए एक सेकुलर संविधान में जो अनेक गैर मुस्लिमों को मारकर गाजी की उपाधि पालन करने वाले, बगदाद के खलीफा का खुतबा पढ़ने वाले बादशाहों का हुक्म मान्य होगा तो मैं मान लूं कि यह सेकुलरिज्म की एक नई डेफिनेशन होगी। दोनों बातों का उत्तर दे दीजिए। प्रोफेसर हारिस साहब, प्रोफेसर हारिस साहब, प्रोफेसर जुनैद हारिस, कैन यू हियर मी? हारिस साहब, आवाज आ रही है आपको? हारिस साहब, देखिए मेरे को उनसे हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है जी। क्या तो मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है बाबुलंद, बताएं हारिस साहब। जी हाँ, इन्होंने बड़ा जेन्युइन सा सवाल उठाया है। सवाल मैं आदमी एक जेन्युइन सवाल प्रोफेसर सुधांशु साहब के सामने रख रहा हूं जी कि ये अमृतसर जो है अकबर ने गिफ्ट में दिया था, जागीर में दी थी। सवाल ये पैदा होता है कि उसका फरमान तलाश करेंगे क्या? सवाल ये पैदा होता है कि जो भी चीज़ें, जिन मंदिरों को इवन औरंगजेब तक ने जो गिफ्ट में दिया था, क्या उसका फरमान तलाश करेंगे? औरंगजेब के गिफ्ट फरमान भी आपको याद है? बहुत सी जगहों पर मौजूद है, बहुत सी जगहों पे मौजूद नहीं होगा। तो जी नहीं, बोलिए। हाँ, मैं बता दूं आपको। हाँ, वृंदावन मंदिर को ग्रांट दिया था, महाकालेश्वर मंदिर को ग्रांट दिया था, सोमेश्वर नाथ मंदिर प्रयाग को ग्रांट दिया था। इसके अलावा बहुत सारी जैन मंदिरों को दिया था। महाकाल जैन मंदिर उज्जैन को दिया था, बालाजी मंदिर चित्रकूट को दिया था, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी को दिया था। बहुत सी जैन मंदिरों को मैंने बताया, गिरनार का, दिलवाड़ा का, माउंट आबू गुरुद्वारों को भी दिया था। और पूरा हिस्टोरिकल एक वो है कि मैंने अभी आपके सामने बताया कि अमृतसर जो है वो अकबर के ज़माने में दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि इसी को वक्फ बाय यूज़र कहते हैं कि जो चला आ रहा है जिस हाल में उस हाल में एक्सेप्ट किया जाएगा। आप कह रहे हो कि अमृतसर पूरा का पूरा शहर वक्फ बोर्ड की जमीन है? इन्होंने पूछा नहीं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि पूरा का पूरा अमृतसर वक्फ की जमीन पे? नहीं कहा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, जब संसद पे दावा हो सकता है, मैंने गुरुद्वारा प्रधानमंत्री के घर पे हो सकता है, तो आप तो किसी वक्त तो किसी भी कब्जा कर। मैंने नहीं, आपने शायद कुछ ज्यादा ही वो कर लिया। मैंने कहा कि ये गुरुद्वारा, ये जो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, मैं उसकी बात मैं कर रहा हूं प्रॉपर कि वो अकबर ने दिया था उस वक्त के सिख गुरु को, ये मैं कह रहा हूं। और वो इसे गुरु ही के तौर पर हमेशा रखा जाएगा। ये वक्फ की बात मैंने, वक्फ करने का मतलब ये कि जब जो चीज दे दी जाती है जिस मकसद से यूज होने लगती है वो उस मकसद से होगी। ये मॉल का कौन सा यूज होता है सुधांशु जी? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में समझता हूं, ये मॉल का यूज भी वक्फ में आता है क्या? शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स का भी नहीं, वक्फ में आता है? पहले मैं कहना चाहूंगा, ओके, देखिए बोलिए सुधांशु। जुनैद हारिस साहब जो हैं वो पढ़े लिखे लर्नेड व्यक्ति हैं, इसलिए इसने उसको दिया था। इसके प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, फरमान होने चाहिए। किसी ने कहानी बना दी, किताब में लिख दिया, एक जगह पट्टी लगा दी, उससे काम नहीं चलेगा। जैसे मंदिरों को ढहाने के फरमान हैं जो मसीरे आलमगिरी में लिखे हुए हैं कि 6 अप्रैल 69 को ऑर्डर किया काशी विश्वनाथ मंदिर को ढहाने के लिए, फिर सितंबर में फौज गई और उसने कहा कि ढहा दिया गया, फिर जनवरी 1670 में कहा गया कि अब इसको मूर्तियों में लगा दे। अभी आपके मुंह से क्या बात निकली? आपने कहा कि औरंगजेब ने फला